राजेश अपने साथ पूर्णमासी की रात होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को बुरा सपना मानकर दफन कर देना चाहता था, पर वो बुरे सपने हर पूरे चांद के साथ किसी प्रेत की तरह वापस जिंदा हो जाते थे। तो अब उसे एहसास हो चुका था कि वो एक अमानव बन चुका है। पहले तो उसने खुदकुशी की कोशिश की, पर शायद उसमें जीने की चाह अभी बाकी थी, इसलिए अब उसे किसी की तलाश थी, किसी ऐसे की जो इस हाल में भी उसे जीना सिखा सके, और शायद वो रक्तराज फैमिली ही हो सकती थी। हेलो कामिनी। राजेश, कैसे हैं आप? अंदर आइए। कामिनी, मैं पहले आप अंदर आ जाइए, फिर बात करते हैं। माँ, पिताजी, राजेश आए हैं। कामिनी, मैं पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने उस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं राजेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भूल मुझसे हो गई थी। मुझे तुमसे बात करते वक्त और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए थी। शायद मेरा अपनी नाक पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि तुमसे बगैर पूछे मैंने मान लिया कि तुम एक अमानव हो, जो कि वैसे सही था, पर ये तुम्हें नहीं पता था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हमारी बातों से बहुत सदमा लगा होगा। 105 साल की होने के बाद भी मेरी बेवकूफ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई। 105 साल? Age doesn't make us immune to mistakes, my dear. Hello, Rajesh. How are you? हेलो मिस्टर रक्तराज। सच बोलो तो मैं कुछ ठीक नहीं हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प। आपने बहुत देर कर दी आने में, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। सो राजेश, आई प्रिज्यूम कि तुम अब मान चुके हो कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब जा चुकी है और अब तुम एक इंसान नहीं रहे। हाँ, मैं ये समझ चुका हूँ। सो आई गेस यू आर फुल ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। वेल, फिर थोड़ा बैठ जाते हैं। कम ऑन एवरीवन, लेट्स हैव अ सीट। मैं दूसरों के लिए खतरा बन चुका हूँ और पता नहीं कि क्या मेरा जीना सही भी है। दूसरों से तुम्हारा मतलब है इंसान? पर शेर चीते भी तो इंसानों के लिए खतरनाक हैं, तो क्या उनका जीना गलत है? पर उनका होना नेचुरल है, कुदरत की पैदाइश है वो। पर हम लोग क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि वी आर अननेचुरल? क्योंकि हमारे बारे में स्कूल की किताबों में नहीं लिखा गया है इसलिए, या फिर इसलिए क्योंकि अभी तक हम बस किस्से कहानियों में ही मौजूद रहे हैं? पर बाकी जानवर जिस हाल में पैदा होते हैं उसी हाल में मरते हैं, पर मैं तो इंसान पैदा हुआ था। पर अब उस हादसे के बाद अमानव बन चुका हूँ। अमानव अगर पैदा ही नहीं होते तो वो इस कुदरत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तुम्हें किसने बताया कि अमानव पैदा नहीं हो सकते? तुम्हारे सामने ही तो दो हैं अभी, जो जन्म से ही रक्त पिशाच या वैम्पायर्स हैं। हाँ? कामिनी और उसकी माँ, दे आर वैम्पायर्स बाय बर्थ। हम दोनों की तरह वो कभी इंसान नहीं थे। तो आप भी पहले इंसान हुआ करते थे? हाँ, करीब 150 साल पहले। और मेरा वैम्पायर हो जाना भी एक हादसा था। तुम्हें पता है, जब कोई एक इंसान वैम्पायर बनता है तो उसे पहले मरना पड़ता है। He has to go through the pain of death to transform permanently। इसलिए हमारा खून इतना ठंडा होता है, मुर्दों की तरह। पर जानते हो हम सब में एक कौन सी चीज कॉमन है, irrespective of our transformations origin? क्या? ये अमानव की जिंदगी हम सबकी मजबूरी थी। कामिनी और मिसेस रक्तराज पैदा ही हुए थे वैम्पायर बनके, तो क्या इनका जीना गलत है? या फिर हमारे साथ हुए हादसे ने हमें अमानव बना दिया, जो हमारे कंट्रोल के बाहर था? तो क्या हमसे जीने का हक छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि हम कुदरती नहीं हैं? यंग मैन, जिंदा रहने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से कुदरती और क्या हो सकता है? The struggle for staying alive, nothing is more natural than that.
तो हम भी कुदरत का ही हिस्सा हैं। वो हिस्सा जो शायद अंधेरे में रहे तो सबकी भलाई है। पर मैं किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता। ये कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और ये मुश्किल तब आएगी जब पूर्णिमा का चांद तुम्हें आसमान से पुकार रहा होगा। फिर भी कोई तो रास्ता होगा। एक तरीका हो सकता है, पर वो कितना कारगर होगा वो तुम पे डिपेंड करता है। क्या है वो रास्ता? तुम्हें अपने अंदर के भेड़िए को अपनाना होगा। हाँ, क्या मतलब है आपका? तुम शायद अभी भी अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे। देखो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब तुम पूर्णिमा की रात में बदलते हो तो वो तुम्हारा वजूद का हिस्सा है, बिना किसी इंसानी उसूलों से बंधा हुआ हिस्सा। अब सोचो, क्या इंसान के उसूल कुदरत के उसूल होते हैं? नहीं ना? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दरअसल अभी तक तुम अपने अंदर के भेड़िए को नकार रहे थे, तो वो एक बिना मालिक वाले कुत्ते की तरह उधम मचाने में लगा रहा। इसलिए अब तुम्हें अपने अंदर के भेड़िए का मालिक बनना पड़ेगा, और उसका दोस्त भी, क्योंकि अब तुम दोनों की जिंदगी एक दूसरे पर टिकी है। तो एक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा खतरे में आ जाए। पर ये करना कैसे है? वेल, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैं एक ऐसे वेयरवुल्फ को जानता था, एंड यू नो दैट पर्सन यूज्ड टू बी अ प्रीस्ट। क्या वो भड़मानुस प्रीस्ट था? हाँ, तो वो अपने अंदर के भेड़िए पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन करता था, ताकि वो अपने इनर माइंड पर कंट्रोल कर सके। मेक सेंस, राइट? ये अंदर का भेड़िया एक तरीके से तुम्हारा इनर सबकॉन्शियस का मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू कर लेते हो तो थियोरेटिकली पूनम के चांद से बस तुम्हारा शारीरिक बदलाव होगा, तुम अपना दिमाग नहीं खो दोगे। बट आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक रात में तुम इसमें महारत नहीं पाने वाले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वेयरवुल्फ होने के चलते कौन सी चीजें तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। खतरनाक? हर तरह के अमानवों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं। जैसे कि हम वैम्पायर्स, अ कॉमन वैम्पायर कैन लिव अप टू hundreds of years but won't last 100 seconds in direct sunlight। और वैसे ही वेयरवुल्फ्स, तुम लोगों के पास एक अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा मसल पावर हो सकती है, पर चांदी का एक चम्मच भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। वैसे these strengths and weaknesses also vary depending on the class। क्लास मतलब? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हर तरह के अमानव में भी अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं। जैसे कि कामनी और उसकी माँ प्योर ब्रेड वैम्पायर्स हैं, तो उनकी वैम्पायरिक एबिलिटीज मुझसे बेहतर हैं, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी बूढ़ा भी हो रहा हूँ। और तुम अगर कभी कामिनी के गॉडफादर से मिलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कामिनी के गॉडफादर? वो कौन है? डैनी डिकोस्टा, someone you shouldn't be in bad terms with। खैर, उनकी कहानी कभी बाद में सुन लेना। एंड नीडलेस टू से, हर अमानव को किसी भी तरह के रिलीजियस चीज से खतरा होता है। कोई भी चीज जिसमें धार्मिक तत्वों का संचार हो। ऐसा क्यों? वो मैं भी ठीक से नहीं जानता। अमानवों की उत्पत्ति समझने के लिए हम में अभी तक कोई डार्विन नहीं पैदा हुआ। सो आई हैव नो क्लियर आइडिया ऑन व्हाई रिलीजियस थिंग्स हार्म अस। शायद अगली पीढ़ी का कोई अमानव इसका तोड़ निकाले। या फिर हमारा वजूद पाप से आता है, इसलिए हमें धार्मिक चीजों से खतरा है। मैं अब इस पर कोई ओपिनियन नहीं देने वाला। अगर तुम उतनी जिंदगी देख लोगे जितनी मैंने देखी है तो शायद तुम्हारे इस पाप पुण्य वाले सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए, पर उसके लिए तुम्हें पहले जीना होगा। हाँ, आप शायद सही हैं।
पहले मुझे जीना होगा। अब घबराओ मत राजेश, चाहे तुम अमानव हो या मानव, जिंदगी में बहुतों को नई शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे ये आसान नहीं होता, पर याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना। हाँ राजेश, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो ऐसे अपना लिया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। वेल, अब बहुत हो गई इमोशनल बातें, और मिसेस रक्तराज को बहुत प्यास लगी है। आज कोई बी पॉजिटिव वाला फ्लेवर है क्या, और हमारे मेहमान के लिए कुछ ताज़ा मांस का अरेंजमेंट किया जाए। अरे आज तो शानदार सी दावत होगी, सब तैयार हो जाइए। मिस्टर रक्तराज राजेश की अंदरूनी कश्मकश को समझते हुए उसे अमानवों की दुनिया के बारे में बताने लगे। राजेश को लग रहा था कि अमानव होना नेचुरल नहीं है और वो इंसानों के लिए खतरा है, पर मिस्टर रक्तराज ने उसे समझाया कि अमानव भी औरों की तरह इसी कुदरत का हिस्सा है और औरों की तरह उन्हें भी जीने का हक है। जिसके बाद राजेश अपनी ये नई जिंदगी जीने लगा और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब राजेश के मन ने अपनी इस नई जिंदगी को अपना लिया था और शायद कामिनी को भी। कैसा गया पिछला फुल मून? उस दिन तुम्हारे पिताजी ने नहीं बोला था कि किसी वेयरवुल्फ से उसकी फुल मून की हरकतों के बारे में पूछना बैड मैनर्स होता है? अच्छा, तुम कब से इतने मैनर्स फॉलो करने लग गए? पता नहीं, पर लगता है ये बुरी आदत तुमसे ही लगी होगी। अब बोलो भी, ज्यादा नखरे मत करो। अच्छा ठीक है। उस दिन मैंने चावला चाची को बोला कि रात को वापस नहीं आऊंगा, और शाम ढलते ही मैं जंगल में चला गया। फिर जैसे जैसे चांद आसमान में चढ़ने लगा, मेरे भेड़ियों वाले लक्षण भी बाहर आने लगे, पर ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ। बस मैं जंगल में इधर उधर भागता रहा और सुबह होने से पहले पास के एक फार्म से एक बकरी उठा के चबा गया। होपफुली उसका मालिक उसे ज्यादा मिस नहीं करेगा। छी, पूछ के गलती कर दी मैंने। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए तो खून तो पूरा प्रोसेस्ड होके टेट्रा पैक में आता है ना। हाँ, एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो। हम भी कौन से कम जंगली हैं। माँ को तो वैसे भी सीधा इंसानों के गर्दन में दांत गड़ाने में मजा आता है, और सच कहूँ तो मुझे भी। आखिरकार है तो हम पिशाच ही ना। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? यही ना कि मुझे इंसानों की जान लेने में कोई खुशी मिलती है या नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही। राजेश, तुम्हें तो पता है कि मैं कभी तुम्हारी तरह इंसान नहीं थी, तो शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी तरह इंसानों के लिए फील करना मुश्किल है। पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि चाहे वो इंसान हो या मक्खी, मुझे किसी को बेवजह मारना या तड़पाना पसंद नहीं है। अच्छा। और हाँ, मैंने इंसानी जानें ली हैं। क्या तुम वो अवॉइड नहीं कर पाई? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से उन लोगों की जान ली थी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जाती थी। वहाँ पर अगर किसी पेशेंट की बीमारी ठीक होने की उम्मीद नहीं होती और वो मन ही मन मौत चाहता था, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देती थी, और अभी भी कभी कभी करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनकी जिंदगी और मौत का फैसला ले सकती हो? तुम फिर से मुझे इंसानी तराजू में तोल रहे हो राजेश। वैसे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। You're right. I'm sorry. कोई बात नहीं, पर पता है, 1-2 बार उन लोगों को लगा कि मैं कोई मौत का फरिश्ता हूँ, उन्हें लेने आई हूँ। पर मुझे खुशी है कि वो लोग अपनी दर्द भरी जिंदगी से आजाद तो हो गए। अच्छा ये बताओ, अमानव मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तुम्हारे पूछने का मतलब इंसानों के स्वर्ग नरक जैसे हम लोगों में भी कोई बिलीव्स होते हैं क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। मुझे नहीं लगता कि हम में कोई वैसा कॉन्सेप्ट है। हमको तो अभी जिंदा रहने में ही इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि अब मौत के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचने का तो फुर्सत ही कहाँ है। अमानवों की दुनिया दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है राजेश। अब इंसान इस धरती पे राज करने लगे। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया
तो वो इतने काबिल तो हैं कि हमारा सफाया कर दे, या फिर हमें पकड़ के लैब में उन चूहों की तरह हम पे एक्सपेरिमेंट्स करे। हाँ, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। इंसान हम अमानवों से भी ज़्यादा भूखे हो सकते हैं, दौलत के, पावर के, और अगर हम उनके ये सब हासिल करने में काम आए तो वो हमारा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, हम चाहे या नहीं। पर राजेश, मैं ऐसी ही एक जगह पे रह के उब चुकी हूँ। 30 सालों से मैं और मेरा परिवार इसी चंद्रपुर में रहते हैं। पिताजी ने ये शहर इसीलिए चुना था कि यहाँ पे बरसात और सर्दी का मौसम लंबा चलता है, इसीलिए सूरज से थोड़ा ज़्यादा ही राहत मिल जाती है हमें। पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कैद हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ बिना किसी डर के कि कोई अगर हमारे बारे में जान भी लेगा तो क्या होगा। ऐसे छिप छिप के कब तक जीते रहेंगे? क्या ये भी कोई जिंदगी है? पर ये हम कैसे कर सकते हैं? चलो मान लेते हैं कि हम बस रात में ही सफ़र करते हैं एक बड़ी सी प्राइवेट बस में, तो हमें दिन में रखने के लिए ज़रूरी सामान और सिर्फ जगह अरेंज करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। तुम तो सीरियस होके सोचने लग गए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मजाक कर रही थी? सच में? ठीक है, मजाक नहीं था, एक्चुअली अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। पर मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी इन अरमानों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या है कि अब जब इंसान इतने बढ़ गए हैं, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, तो हमारी दुनिया के सामने आ जाने का खतरा भी बढ़ रहा है। पर हम एक काम कर सकते हैं, एक टीवी ले लेंगे। पिताजी तो बोल रहे थे कि टीवी पे हम सूरज को भी देख सकते हैं बिना झुलसे हुए। चलो अभी के लिए यही जुगाड़ सही रहेगा। कामिनी, मौत के बाद पता नहीं, शायद जन्नत नसीब ना हो, क्योंकि शायद अमानव बन के मैंने स्वर्ग का टिकट तो खो ही दिया है। अरे तुम भी ना, इतना भी उदास क्यों हो रहे हो? मैं उदास नहीं हूं, एक्चुअली उल्टा। आई एम हैप्पी यहाँ इस वक्त तुम्हारे साथ, और ये कुछ अजीब सी खुशी है। जैसे एक पल के लिए लगता है मुझे और इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पास हो। शायद मुझे मरने के बाद जन्नत नसीब ना हो, पर वो मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी में जन्नत हो। राजेश? कामिनी रक्तराज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मैं मना कर दूं तो? फिर मैं चेक करूंगा कि वेयरवुल्व्स ऊंचाई से गिर के मरते हैं या नहीं, वरना चावला चाची से चांदी का चम्मच मांग लाऊंगा। तुम क्या वेयरवुल्फ के मरने के 101 तरीके वाली बुक लिखने वाले हो? क्या पता, शायद लिख भी डालूं। वैसे अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। यार, तुम्हारी ये उतरी हुई शक्ल देखना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मुझसे। ठीक है, कर लेते हैं शादी। सच? अब तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? तुमने किया था क्या? तो मैं क्यों करूं? हाँ हाँ हाँ। राजेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे इस कैद खाने में तुम्हारा साथ ही एक लौती चीज है जो मुझे थोड़ी सी ही सही पर आजादी का एहसास दिलाती है। तुम्हारे साथ होती हूँ तो एक उम्मीद सी लगती है। कामिनी, आई प्रॉमिस कि जब तक मेरी सांस चल रही है ना। नो, मुझे तुमसे अभी कोई बातें नहीं चाहिए राजेश। अभी के लिए बस तुम ही काफी हो। पर बस मेरा हाँ कहना काफी नहीं है, तुम्हें मेरे पिताजी और माँ सबसे बात करनी पड़ेगी। हाँ? ये काम तो बड़ा मुश्किल है यार, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। प्यार कुदरत का तोहफा है जो किसी को नसीब होता है, किसी को नहीं। और ये तोहफा वेयरवुल्फ बन चुके राजेश को नसीब हुआ था, कामिनी की शक्ल में। अब उसकी जिंदगी में दो चांद थे, एक वो जो आसमान में था, जो उसके जिस्म में हर पूर्णिमा में सैलाब ले आता था, और दूसरी कामिनी, एक वैम्पायर जो हर पल उसके जीवन में सैलाब लाती थी। और जब राजेश ने कामिनी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, तो शायद ये पल उन दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन पल था। और अब बारी थी उन दोनों के अपने कबूलनामे पर
मोहर लगने की। चलो पार्टी अच्छी है, और गनीमत है हमारी शादी की पार्टी में तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे किसी ऑफिस वाले को निगल नहीं गया। बाय द वे, हम खून चूसते हैं डार्लिंग, निगलते नहीं हैं। हाँ, पर सच में मेरे लिए अपने जानने वालों को बुलाना थोड़ा तो रिस्की था। पर पिताजी को लगा कि हमें ये रिस्क लेना होगा। तुम एकदम से इंसानों से अलग नहीं हो सकते, उससे शक बढ़ सकता है। हाँ, पर अभी तो ये बस शुरुआत है। आखिरकार हमें इंसानों के नाक के नीचे छिपे रहने के लिए नए तरीके तो सोचने ही पड़ेंगे। हाँ, वो तो है। हमारे पुराने आइडियाज ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। वैसे उस दिन जब तुमने पिताजी से मेरा हाथ मांगा था, तो उन्होंने तुम्हें अकेले में ले जाके क्या कहा था? वो मर्दों के बीच की खुफिया बातें औरतों से नहीं शेयर की जा सकती। अब ज़्यादा नखरे मत करो, वरना गर्दन झपट लूंगी। बोलो ना प्लीज। ठीक है, बताता हूँ, पर ये बात तुम्हें थोड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर पिताजी हमारी शादी की किसी बात से परेशान थे, तो मुझे जानना है कि वो क्या बात है। वेल, उनकी कुछ शर्तें थी, बल्कि सजेशन समझ लो। पहले तो ये कि मुझे अब अपना एक घर लेना होगा जो काफी नॉर्मल बात है, ये तो कोई इंसानी फादर इन लॉ भी बोलता। और दूसरी बात? दूसरी थी हम दोनों के बारे में। वो बोल रहे थे कि अलग अलग अमानव किस्मों के बीच जोड़ा बनना कोई आम बात नहीं है। मतलब वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल्स देखा है उन्होंने, और जब भी ऐसा हुआ है तो कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान गई है। तो वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। मतलब अभी से उनको नाना बनने की फिक्र हो रही है? नहीं कामिनी, उनकी ये चिंता जायज है। हम किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। खैर, अभी इस बात को रहने देते हैं। आज हमारी शादी का दिन है। तुम्हें पता है, मैं 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी, तो इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्यों? वैसे एक दूसरे को कब एंजॉय करेंगे? अच्छा, आज बिना फुल मून के जंगली बन रहे हो? बेटा राजेश, बहुत बहुत बधाई हो। अरे चावला चाची, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे नहीं आती बेटा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है आज। और कामिनी, तुमसे तो पहली बार मिल रही हूँ। तुम तो चांद सी सुंदर हो बेटा, सच। और हमारा राजेश भी हीरा है, हीरा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। शुक्रिया चाची। अब एक दूसरे का ध्यान रखना। अब राजेश तो मेरा मकान छोड़ रहा है, पर अगर तुम्हें ज्यादा तंग करे तो मुझे बुला लेना, इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। अरे नहीं नहीं चाची, मैं इसको शिकायत का मौका नहीं देने वाला। हाँ हाँ, सच बोलो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देख के। तुम्हारी ये हंसी हमेशा बनी रहे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं ना अपने एक दूर के देवर के साथ आई थी, उन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं किधर होंगे। चलो ठीक है चाची, आपसे तो मैं मिलता रहूंगा। नमस्ते। ये मिसेस चावला तुमको बहुत पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनकी जैसी मकान मालिक मिली। इनको मेरी बहुत फिक्र रहती है, खासकर कि जब मैं बदलने लगा था तो इन्हें मेरे उस अंदरूनी बदलाव का एहसास हो रहा था। जस्ट वेरी परसेप्टिव। राजेश, तुम्हारे मेहमानों के लिए सब अरेंजमेंट्स ठीक ठाक है ना? हाँ जी पिताजी, सब बहुत बढ़िया है। मेरे 2 ऑफिस के कलीग्स खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। और डेकोरेशन? हाँ, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। हा, मुझे पता है कि ये डेकोरेशन इंसानों को कुछ अजीब लग रहा होगा, और तुम्हें भी, पर हमारे भी कुछ रिवाज होते हैं, तो खैर तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे। जी जरूर। वैसे तुम दोनों को मिलने हमारे खास मेहमान आए हैं। उनके पास वक्त कुछ कम है, तो वो तुमसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। कौन आए हैं पिताजी? वो डाइनिंग रूम में तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, जाकर मिल ही लो ना उनसे। ठीक है, चलो राजेश। डैनी, आप? Hello, my little doll. आप आ गए। मुझे तो लगा था आप इस बार भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आता? तुम
तुम्हारे लिए इतना खास दिन है आज, and as your godfather, I had to. मीट हिम राजेश, ये है मिस्टर डैनी डिकोस्टा। ये राजस्थान के रत्नागढ़ किले के मालिक हैं और एक एलीट वैम्पायर भी। हेलो मिस्टर डिकोस्टा। Hello, my dear friend. You can just call me Danny. After all, तुम कामिनी के husband हो. I see you're a little perturbed by my dining habits. Don't worry, she's just unconscious. और जब इसे होश आएगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा. ओह, थैंक गॉड। Thank God. Shouldn't you thank me instead? Just joking. Anyway, तुम दोनों को शादी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. God bless the couple. थैंक्स सर डैनी। राजेश, कामिनी से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर मैंने खून की कसम खाई थी इसकी हिफाजत करने की, इसकी खुशियों और इसकी जिंदगी की हिफाजत करने की। और अब इसने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, इसलिए तुम भी मेरे वादे का हिस्सा बन चुके हो। एंड लिसन, अमानव चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारी दुनिया में ग्रहण शुरू हो चुका है। मैंने तो खुद को दुनिया से अलग कर रखा है, और तुम दोनों अभी भी इंसानों के बीच हो, तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। एंड इफ यू एवर नीड माई हेल्प, बस मुझे याद कर लेना। कंसिडर दिस ओथ माई वेडिंग गिफ्ट along with this necklace. Wow, so beautiful. This is a rare blood diamond. ईस्टर्न यूरोप की खदानों से लिया गया था इसे। इसकी 700 साल की हिस्ट्री है, जिसमें अब तुम भी शामिल हो गई हो, my doll. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैनी। अब मुझे इजाजत दो। May nature keep you together forever. आह गॉड, व्हाट द हेल! वैम्पायर्स ऐसे धूल बन के उड़ सकते हैं? मतलब वो जैसे धूल बन के गायब हो गए? हाँ, उस दिन पापा ने बताया था अमानवों की क्लासेस के बारे में। डैनी वैम्पायर्स में एक रॉयल फैमिली से है, सैकड़ों साल पुराने। ये तो उनके लिए कुछ नहीं था, उनके पास ऐसी न जाने कितनी शक्तियां होंगी। अब तुम भी ये कर सकती हो क्या? शायद 200 साल बाद कर पाऊंगी, पर अभी तो चल के ही जाना पड़ेगा पार्टी में। चलो। सो राजेश, वो चर्च के कब्रिस्तान के पास वाला घर तुम्हें कैसा लगा? नाइस ना? हाँ, बहुत अच्छा है। आसपास ढेर सारे पेड़ भी हैं, इसलिए ज़्यादा धूप नहीं आती, और जंगल से भी पास है, तो मुझे पूर्णिमा के दिन भी आसानी होगी। बस ऑफिस से थोड़ा दूर हो जाएगा। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये कामिनी कहाँ गई? फिर से शायद घर के अंदर गई थी। मैं उससे कुछ बात करके आता हूँ। उसी घर को ले लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो गर्ग बाबू। हाँ, शुक्रिया, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानते कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। मैं जनार्दन चावला, आपकी चावला चाही के दूर का देवर। ओह, तो आपके साथ चाची आई थी, अभी चली गई क्या? हाँ, मैंने उन्हें घर भिजवा दिया, उनको जल्दी सोना होता है ना। ओह, अच्छा किया आपने। आप यहीं के ही हैं या? समझ लीजिए कि मैं एक बंजारा हूँ, काम जहाँ ले जाता है वहाँ का हो जाता हूँ। अभी चंद्रपुर में कुछ काम आया है तो इधर आना पड़ा।
ओह, वैसे आप करते क्या हैं? सफाया करता हूँ। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। एक्सटर्मिनेटर का काम करता हूँ जनाब, कीड़े मकोड़ों का सफाया करता हूँ और पार्ट टाइम तांत्रिक भी हूँ। ओहो, अच्छा, आज से पहले कभी किसी तांत्रिक से नहीं मिला मैं। आशा करता हूँ कि मैं आखिरी भी रहूंगा। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर कभी जरूर मिलेंगे। हाँ जी, जरूर। अरे क्या हुआ? पता नहीं, आपके हाथ से कुछ लग गया। ओह, शायद आपको मेरी ये अंगूठी लग गई, माफ कीजिएगा। इट्स ओके। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। चांदी की अंगूठी श्रीमान को चूक गई। लगता है मेरा शक मुझे सही जगह लेके आया है। और ये दुल्हन की फैमिली, ये क्या हो सकते हैं? इन्हें कुछ खाते पीते तो नहीं देखा, शक्ल भी कुछ ऐसी है इनकी जैसे खून ही नहीं हो शरीर में। ये फंक्शन रात को हो रहा है। ओह, यानी रक्त पिशाच। वेयरवुल्फ और वैम्पायर की शादी, ये तो खुद का भी धर्म भ्रष्ट करने लगे हैं। कोई बात नहीं, अब इनका यमदूत तो आ गया है यहाँ।